हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखिए एनालिसिस पूरा किया हुआ था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर का लास्ट 11th ईयर तक के क्वेश्चन का एक रिव्यू, एक एनालिसिस हमने पहले से कर रखा है। आज चलिए, आज हमको क्या करना है, हमको इनमें से किसी एक चैप्टर को आज टारगेट करना है, उसका पूरा का पूरा रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं नीट में जो पूछे गए हैं उसको हेल्प लेते हुए, उसका हेल्प लेते हुए हम लोग को पूरा का पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड लाना है, ताकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते नीट में तो भैया हमसे तुरंत लग जाए। तो आज हम लोग कवर करेंगे प्यारे बच्चों जिस चैप्टर को, वो है हमारा पहला ही चैप्टर, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप इसका ट्रेंड देख पा रहे हैं, बस 2013 में बस एक बार ऐसा हुआ है जब सवाल नहीं पूछे गए हैं, बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर साल एक या दो सवाल कंटिन्यू पूछे ही जा रहे हैं। तो ये था एक ओवरऑल ट्रेंड कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, अब चलिए हम डायरेक्टली सवाल लगाना शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो जनरली या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड रहते हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहते हैं। मतलब आप सबको पता है कि एक पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिसमें एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और वो सारे मेटल हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के। ऐसे पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक भी सारे मेटल हैं जिनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक में सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये तो बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, कि लेफ्ट से राइट जाने पे फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आता है, टॉप से बॉटम आने में फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आता है। तो वही प्रॉपर्टीज को उसी के बिहाफ पे हमारा क्वेश्चन अटैक कर देगा। तो एक क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बन सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, या एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें आता है ऑक्साइड के नेचर के बिहाफ पे। 2-3 बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हाल फिलहाल में पूछे गए हैं कि जो ऑक्साइड रहता है वो क्षारीय है कि अम्लीय है कि न्यूट्रल है, एम्बिडेंट है, मतलब एसिडिक है, बेसिक है या एम्बिडेंट है। तो ऐसे सवाल भी अभी ट्रेंड में बने हुए हैं। चलिए 2020 में पहले हम लोग शुभारंभ करते हैं 2020 की सवाल के साथ। आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही नहीं है। पहले तो एक चीज देख लो, बी का 2 बोल रहा है सामने, सी का 3 बोल रहा है सामने, डी का 4 बोल रहा है सामने और ए का 1 बोल रहा है सामने। मतलब ये जबरदस्ती ना कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। अब ये जो ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इनको लेके कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आप बस प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा कि ये जो अनिल ऐसा कोड करके दिया है ना, ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की ऐसी ही नेमिंग की जाती है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मतलब यूरेनियम के बाद के एलिमेंट जिनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पाया जाए और जिनको हम सिंथेटिक तौर पे लैब में जनरेट करते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट क्या हुए, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इनकी नेमिंग अगर करनी रहती है तो अन का मतलब बच्चों हो गया 1, अगर इसका एटॉमिक नंबर लाऊं, नील का मतलब 0 और फिर से अन का मतलब 1। तो अन नील अनियम को अगर मैं देखूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 101। ऐसे ही इसका अगर मैं पूछूं, अन मतलब 1, नील मतलब 0 और ट्रियम का मतलब 3, ट्राई दिख रहा है ना, तो 3 आ गया। इसका अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1, अन से, नील का 0, हेक्सियम से क्या आ गया, हेक्स मतलब 6, और इसका देखा जाएगा बच्चों तो अन का मतलब 1, फिर से अन का मतलब अगेन 1 और फिर से अन का मतलब अगेन 1। तो एटॉमिक नंबर ये हो गया 111। याद रखिए कि स्टार्टिंग के जो तीनों के तीनों एटॉमिक नंबर हैं वो परफेक्ट मैच है, बट एटॉमिक नंबर 111 रोएंटजेनियम के नाम पर है। किसके नाम पे है, रोएंटजेनियम, उसको रोएंटजेनियम बोलते हैं। और रोएंटजन कौन थे, तो ये वही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। और आज वो एक्सरे कितना हेल्पफुल होता है मेडिकल पर्पस से, या इनफैक्ट जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं,
जो समंदर के अंदर बनाई हुई ब्रिज होती हैं उनमें कोई लीकेज ना आ जाए, ये सारी चीज़ें तो एक्सरे के डिटेक्शन से ही तो डिटेक्ट किया जाता है। तो इसमें अनमैच्ड पूछा था, तो अनमैच्ड है हमारा, क्योंकि इसको हम लोग रोएंटजीनियम का नाम देते हैं एटॉमिक नंबर 111 को। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, पर यही है कि हम बेसिक सी चीज़ों को थोड़ा सा कम पढ़ते हैं और एग्जाम में आने से छूटता है फिर। चलिए आ जाइए आगे। मैं आप लोग को ये एटॉमिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात बताना चाहूंगा बच्चों। और ये जितना मैं थ्योरी बनाऊंगा ना, इससे नीट में पूछा हर सवाल आपसे लग जाएगा, हर सवाल। अभी सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा बातें। देखिएगा थोड़ा सा, कि आप सबको पता है कि एक पीरियोडिक टेबल होता है ना जी। ये पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें स्टार्टिंग में 2 रहते हैं एस ब्लॉक के, फिर बीच में रहता है आपका डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, और लास्ट में 6 ग्रुप्स के साथ रहता है पी ब्लॉक। और नीचे में हमारे कौन रहते हैं, नीचे में हमारे रहते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें 2 सीरीज पाई जाती है, एक्टिनम और एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ होती है, 51 से लेकर 58 से लेकर 71 तक। और एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ होती है, 90 से लेकर 103 तक, ठीक है। हालांकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी डी ब्लॉक से ही निकले रहते हैं, तो अलग से उनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से मैच करेगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस जानना इतना रहता है कि एफ ब्लॉक के सारे रेडियो एक्टिव हैं, 14 एलिमेंट की 2 सीरीज है, और सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो करते ही करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझना कि ये जो हमारा फर्स्ट 2 ग्रुप आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों ही क्या है, मेटल। दोनों ही क्या है, मेटल। ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी पूरा का पूरा डी ब्लॉक भी क्या है, मेटल ही मेटल से भरा है। बट जब आप इधर आते हैं ना, तो इसमें 6 अलग अलग ग्रुप आती हैं, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, नोबल गैस फैमिली। तो ये लोग गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में है मतलब ये क्या है, नॉन मेटल है। एक्चुअल में इसमें नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड तीनों मिल जाते हैं ना। मेटलॉइड को ही हम क्या नाम देंगे, सेमी मेटल का नाम दे देंगे। बट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट मींस 99% एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। अब यहीं से कंपैरिजन बनेगा कि अगर मैं मेटालिक नेचर की बात करूं, हमने 2 कोड बना रखा है, एक लेफ्ट से राइट और दूसरा कहां से कहां है, टॉप से बॉटम। तो देखिएगा क्या बात कहना चाहता हूं मैं। अरे देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग श्रिंक करें। अरे पूरा गायब ही हो गया वो, यही तो दिक्कत है, अभी ऑपरेट करना उतना स्मूथ नहीं हुआ है। प्रॉपर्टीज दी हुई है और ये लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम है। तो अभी आपने देखा था कि पीरियोडिक टेबल जब हम बनाए थे, तो लेफ्ट में पूरे मेटालिक थे और राइट में क्या थे। ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको आराम से बस समझना है, समझते चलिए साथ में कि लेफ्ट में मेटालिक है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले, राइट में आपका नॉन मेटल, मेटल, सेमी मेटल सब आ रहे हैं, बट नॉन मेटल तो राइट में ही आ रहा है ना। तो मैं अगर पूछूंगा कि लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक नेचर पे क्या असर पड़ेगा, तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं, लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है। इसका मतलब इसका जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, धात्विक गुणधर्म है, वो क्या हो रहा है, तो वो घट रहा है। वो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में घट रहा है। जो चीज लेफ्ट से राइट जाने में घटेगी, याद रखना टॉप से बॉटम में फिर वो इंक्रीज करेगी। वो क्या करेगी, बढ़ेगी। डिक्रीज करने को डाउन एरो और इंक्रीज करने को अप एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बस। ठीक है। अब अगर आपने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया ना, मेटालिक नेचर, अब देखिए सारा पॉइंट कैसे क्लियर होगा। अब मैं बच्चों में आपसे पूछता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो किसका गुणधर्म है, मेटल का। मेटल का प्रॉपर्टी यही होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, मतलब मेटल ही होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक नेचर, धात्विक गुणधर्म घटा है ना भाई, तो मेटालिक नेचर भी क्या होगा, घटेगा। तो टॉप से बॉटम में बढ़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, तो भैया टॉप से बॉटम जाने में बढ़ता है, सबसे बॉटम में सीजियम है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी का उल्टा अगर आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ऑर्डर लाया है, उसका ठीक उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी तो ऑर्डर आएगा।
मतलब अगर लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ी है तो घटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। वैसे भी आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सारे नेगेटिव कहाँ है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सारी फैमिली कहाँ है, सबसे राइट में है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूसली बढ़ती है तो टॉप से बॉटम आने में घटेगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका आप नेगेटिविटी का ऑर्डर बता दो तो आप सीधे सीधे समझ गए टॉप से बॉटम जाने में घटाना है तो ये बन गया नेगेटिविटी का ऑर्डर। समझ में आई बातें? ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ देता कि आप मुझे बताइए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब नेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने में नेगेटिविटी बढ़ाना, इसका मतलब जैसे जैसे राइट जा रहा हूं उसकी नेगेटिविटी भी वैसे ही वैसे बढ़ते चले जाएगी। होप सो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तो समझ में आया। नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो एक बात समझिएगा आप लोग कि रेडियस का मतलब क्या होता है। रेडियस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कितने दूरी पर है, जितने दूरी पर होगा उसका रेडियस, उसका साइज भी उतना ज्यादा होगा। अब ये बात समझने की कोशिश करना कि मान लो कोई मेटालिक प्रॉपर्टी है, मान लो कोई मेटल है, मैंने मान लीजिए सोडियम लिया, तो सोडियम में ये मान लो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सब तो सभी ने पढ़ा है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम एक पॉजिटिव मेटल है, मतलब वो क्या करना चाहता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो जब वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, मान लो यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, बीच में न्यूक्लियस है और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहा है, बाहर भगाना चाह रहा है, मतलब वो क्या करेगा, उसको बाहर ढकेलेगा और उसको बाहर ढकेलते ढकेलते इतना दूर ढकेल देगा कि न्यूक्लियस से जो उसका अट्रैक्शन लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नाभिक से जो आकर्षण बल लग रहा है वो इतना दुर्बल हो जाए कि वो अपने कोश को छोड़कर, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर रिमूव हो जाए। मेटल का तो यही काम है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो देखो बाहर रिमूव हो जाए, मतलब उसको बाहर ढकेला गया तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, शाहरुख खान का मैं हूं ना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, जो रेडियस है वो सीधे सीधे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ठीक इसका उल्टा करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर उनके खुद के भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आप की ओर खींचेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो जब वो खींचेंगे तो भैया उसका साइज क्या हो रहेगा, श्रिंक हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे एलिमेंट में हम लोग फ्लोरीन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा राइट में है, मतलब ग्रुप 17 है। नोबेल गैस को तो नहीं गिनना है, वो तो वंडरवॉल रेडियस के कारण ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं, अलग बात है उनकी, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस आप लोग समझ पाए पॉजिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहीं से रिलेशन लगा दो, आपने ये पॉइंट पढ़ा, उससे ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर होते ही आपका ये भी क्लियर हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना। यही बात तो बोला, एक को समझो सारा क्लियर। अब आप देखोगे एटॉमिक रेडियस वाला भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से क्लियर हो गया कि लेफ्ट से राइट जाने में पॉजिटिविटी क्या हुई थी, घटी थी। अगर लेफ्ट से राइट जाने में पॉजिटिविटी घटी है तो एटॉमिक रेडियस भी घटेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना भाई। और टॉप से बॉटम जाने में पॉजिटिविटी बढ़ी है, मतलब एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। आया बात समझ में? तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर मैं इससे पूछता हूं कि इसमें आप साइज का ऑर्डर बता दीजिए, तो आपको समझ में आया कि ये तो एक ही ग्रुप के मेंबर है और टॉप से बॉटम जाने में साइज को क्या करना है, बढ़ाना है। टॉप से बॉटम में कि एटॉमिक रेडियस से साइज को क्या करना था, बढ़ाना था। मतलब सीजियम सबसे बड़ा आएगा इस ग्रुप में और लिथियम सबसे छोटा आएगा। सेम प्यारे बच्चों, अगर यही क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अब बताओ साइज का या एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर आएगा, तो अब यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेफ्ट से राइट जाने वाला। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है,
लेफ्ट से राइट जाने वाला, और लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, मतलब जो जितना ज्यादा राइट में है उसका रेडियस उतना कम होगा। तो होप सो ये पॉइंट भी आप लोग समझ पाए। अब नेक्स्ट के जो 2 पॉइंट हैं ये भारी इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी पॉइंट को आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। तो समझिएगा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी भी विलगित निकाय से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, तीनों नाम दे सकते हो। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब प्यारे बच्चे एक बात समझना, हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, रिमूव कराना है, तभी तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी मिलूंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है ना, तो यहां पर एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव कराना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां मैं फिर से केस बनाता हूं। मान लो ये मेरा पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये सोडियम है, सेम बगल में मैंने फ्लोरीन बना दिया, उसका भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये फ्लोरीन है। क्लियर करेंगे बात को हम लोग कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। होगा क्या कि भैया जो सोडियम है वो तो मेटालिक है, उसका नेचर ही यही है दूसरे की इलेक्ट्रॉन या अपने इलेक्ट्रॉन को इतना दूर तक ढकेल देना, बाहर फैला देना कि उसका जो इंट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस के साथ, जो आकर्षण बल है वो इतना दुर्बल हो जाए कि इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाए। बट फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जब फ्लोरीन उसको अपनी ओर खींच रहा है, पर हमको तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ही रहना है। इसका मतलब मुझे बताइए, इस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि इस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकाल के ही मानना है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो बड़े आराम से बाहर निकल सकता है, पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालने में ना हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये बात समझ पाए कि कहीं ना कहीं जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, और साथ ही साथ अगर वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है, इसका मतलब साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है ना। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से आकार क्या होता है, घटता है, क्योंकि नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा वो उतना अट्रैक्ट करेगा, साइज श्रिंक करेगा, कम होने लगेगा। मतलब यहां से आप ये कॉन्सेप्ट लगा लिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या हुआ है, घटा है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। टॉप से बॉटम जाने में साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए आयनन विभव का मान घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक पीरियड के मेंबर हैं, ये एक ग्रुप के मेंबर हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का क्रम बताइए, तो आपको ये बात क्लियर हुई कि भैया जितना ज्यादा नेगेटिविटी उतना छोटा साइज, जितना छोटा साइज उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना स्ट्रांग, और उसका अट्रैक्शन फोर्स जितना स्ट्रांग उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो भैया यहां से आप समझ पाए कि लेफ्ट से राइट जा रहा हूं ना इस बार, तो लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि साइज घटेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए एनर्जी भी बढ़ेगी। टॉप से बॉटम में आपको पता है, टॉप से बॉटम जब आप जा रहे हैं तो साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स वीक होते जाएगा, सुटुक से बाहर निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बार इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम आएगी। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और काम करेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट, ऊपर वाले को मैं जानबूझ के नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट अपोजिट होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी, यहां उल्टा है। यहां क्या करना है, यहां बाहर के इलेक्ट्रॉन को शेल में लाने के लिए हम लोग को मिनिमम एनर्जी कितनी लगती है, अब उस पर बात होगी। बाहर का इलेक्ट्रॉन कहां है,
कोश में इंटर करे। तो भी आप समझ पाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अपोजिट तो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट से राइट जाने में ये बढ़ा है तो ये घटेगा और ये घटा है तो ये बढ़ेगा टॉप से बॉटम में, ऐसा नहीं सोचना। थोड़ा दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगाएंगे कि आप बताइए कि जो सोडियम है इसका साइज एकदम बड़ा है, एकदम बड़ा है, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना तो इसको रोकेगा केवल एक आदमी, वो है ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, अंतरकाशी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। पर ये इतना बड़ा साइज का है, मान लो ये टहलने यहाँ चले गया इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सटाक से अंदर आ जाएगा ना घर में, मतलब इसको अंदर आने में ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ रही है। मतलब सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आया वो भी क्या आया, साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल आया। चलो फ्लोरीन के लिए देख लो। एक तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए गए भाई, 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक, ये देखो सब 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक साथ 3 यहाँ एक साथ। आप समझिएगा बात को। एक तो भैया इसका घर एक तो छोटा सा, उस छोटे से कमरे में 7 लोग पहले से ठुसाए पड़े हैं, 8वें को आने देंगे? नहीं आने देंगे ना, लड़ेंगे इससे। पर इसको तो अंदर जाके रहना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही उसको अंदर जाना ही जाना है, सातों से लड़ना पड़ेगा, मतलब जबरदस्त एनर्जी लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। तो वही बात हुई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइज विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती थी, धनात्मकता के ना समानुपाती आई थी। तो इस केस में आप समझ पाए लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, साइज घटता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम में साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। इसमें एक एक्सेप्शन मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रख लेना, और वो एक्सेप्शन है कि पूरा का पूरा हैलोजन फैमिली में ना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, बाकी सारा ऑर्डर सेम रहता है। कारण क्या है कि क्लोरीन में वॉन्डर वॉल रेडियस जनरेट हो जाता है, जिससे उसका अट्रैक्शन फोर्स काफी पीक हो जाता है, और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन से ज्यादा होता है। ये सवाल ऑलरेडी नीट पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन निकालना। अब ये कोई बहुत ज्यादा स्टेबल है, मान लो मंत्री जी हैं, मंत्री जी को कोई छोटा सा ऐसे नॉर्मल पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता ना, एसपी डीएसपी रैंक के भी ऑफिसर जाएंगे तो बोलेंगे सर प्लीज हमारे साथ चलिएगा, कोऑपरेट करिए, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल पर्सन है, मंत्री जी है। और हम रोड पे ऐसे घूमते रहे, पुलिस वाला थप्पड़ भी मार देगा, काहे काहे मारे भैया, मन कर रहा था हमारा। दरोगा का पावर पता है ना, 2 मिनट में सस्पेंड कर देंगे देखे ही होंगे गंगा जल। तो बात यही है ना, बिकॉज हमारी कोई स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, एक मिनिस्टर का पोस्ट मतलब हाईली स्टेबल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अगर मान लो स्टेबल सब्सटेंस है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एसपी डीएसपी रैंक चाहिए, ठीक है। तो यही बात आपको समझनी है कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो तो आप भी जानते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है ना भाई, 1 गुना 2 गुना नहीं बढ़ती है, मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ एक एक्सेप्शन आता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का जो ट्रेंड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, कार्बन का सबसे कम। बट ये ट्रेंड गलत है। क्यों ट्रेंड गलत है? एक्चुअल ट्रेंड आता है प्यारे बच्चों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होगा, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन में आपको पता है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, जो हाफ फील्ड बना लेगा, जो अपने आप में क्या बनाएगा, एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट करेगा। और ऑक्सीजन में क्या है, 2p4 है, जो कोई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरेट नहीं करता। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अर्धपूरित कक्षक के बनने के कारण नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ना भैया जबरदस्त एनर्जी लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये याद रखेंगे। और क्लोरीन की
फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। दिस 2 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीट ऑलरेडी इन पे सवाल पूछ चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक हिसाब से ना आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही गो थ्रू करा दिया है। सवाल लगा के अब देखते हैं कि सही में अब सवाल आपसे लगते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा। अच्छा, ये तो ऑक्साइड के नेचर पे आ गया। चलो यहाँ पे मैं एक और नया आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं पहले, कि जो ऑक्साइड रहेंगे ना, उनका जो नेचर निकालना रहेगा वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों +2 से कम आया तो याद रखना वो ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +2 +4 के बीच में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो ये होगा एम्बिडेंट। कैसा होगा, एम्बिडेंट होगा, उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। और अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर +3 +4 से ज्यादा आ रहा है तो याद रखिएगा अब ये होगा एसिडिक अम्लीय। तो अब ऐसे सवालों को आपको सीधे सीधे देखना है। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो नाम से ही क्लियर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और ये पॉइजनस ऑक्साइड भी है। इंसान के रक्त से मिलकर क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हटा के, और वो हमारे शरीर में बेचैनी आता है, चक्कर आता है, आदमी बेहोश हो जाता है और बेहोशी में ही मर जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो गया रहता है ना। मरने का सुख भी नहीं मिल पाता है, बेहोश हुए मर गए, क्या पता चला मर भी रहे हैं। ठीक है, फिर आता है BaO। BaO में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे ना तो यहाँ का +2 आएगा। +2 का मतलब समझ गए कि ऑक्साइड का नेचर कैसा, बेसिक। Al2O3 में अगर मैं चेक करूंगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स पहले ही पढ़ा चुका हूं ना, तो इसका कैसा आएगा, +3 का मतलब एम्बिडेंट आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि Cl2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +7 आ रहा है, +7 का मतलब ही समझ गए भारी एसिडिक। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए का 2 पहला ही ऑप्शन है, कहानी खत्म हो गया। तो इस टाइप का अगर आप लोग को ऑक्साइड से रिलेटेड दिया जाए क्वेश्चन तो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लाइए, फिर आराम से सोचिए इस ट्रिक को लगा के। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। 2020 मतलब लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन था ये। अब आते हैं फिर से ऑक्साइड 2019 में भी देखिए उड़ीसा जेईई नीट ने पूछा है, ऑक्साइड के नेचर के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, तो भैया यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर क्या है, Na2O ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, +1 आया, क्या आया, +1 आया सोडियम का, मतलब सीधी सी बात है ये वाला हाईली बेसिक है। फिर अगर मैं बात करूंगा Al2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, मतलब ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है। फिर अगर मैं बात करूंगा Na2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो सब न्यूट्रल ऑक्साइड आते हैं, उदासीन ऑक्साइडों में गिने जाते हैं। और अगर भी लास्ट वाले को चेक किया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आया, +7 का मतलब एसिडिक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हुआ, ए का बी ऐसे दो हैं, मतलब ये तो खत्म हो गए। फिर बोल रहा है सेकंड वाले का 4 मतलब डी, तो यहां भी ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। तो ऑक्साइड से रिलेटेड सवाल अगर आपसे पूछा जाए या ऑक्सी एसिड से भी रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको पहले करना है ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट, वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर बाय चांस ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आने लगे तब फिर आप लोग उसके मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स से आप डिसाइड करेंगे। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। तो भैया एक बात तो समझिए, ऑप्शन ए को देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा बोलता है, ये गलत। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा बोलता है, इसका चांस है। यहां देखो तो ये वाले में भी ऑक्सीजन को ज्यादा बोलता है, ये भी गलत, क्योंकि अभी तो पढ़े नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, हाईली स्टेबल है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा। ठीक, ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगा। और नोबल गैस का सबसे ज्यादा होता है, नो डाउट, उनको हटा दो क्योंकि वो लोग कंप्लीट फुलफिल्ड है ना। ठीक, फिर आप लोग सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक होगा हमारा, ये तो क्लियर हो गया। बट अब कौन सा होगा, क्योंकि यहां तक तो ड्रॉ कर गया मैच। अब हम लोग बात करेंगे बेरिलियम की और बोरॉन की।
तो मेरे प्यारे बच्चे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका होता है 1s2 2s2, ठीक। इसका क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? p में, और इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? s में। अब एक चीज आप मुझे बताइए कि ये तो फुलफिल्ड हो गया भैया, ये तो फुलफिल्ड हो गया ना, ये कुछ भी हाफ फील्ड फुल फील्ड रहा क्या? नहीं रहा। तो बेरिलियम का भले ही एटॉमिक नंबर कम है, बेरिलियम के बाद बोरॉन को आना है, बट ड्यू टू फुलफिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब अब ऑप्शन को देखना है, यहाँ बेरिलियम का कम दिखा रहा है, बोरॉन का ज्यादा, यहाँ बेरिलियम का बोरॉन का कम दिखा रहा है, बेरिलियम का ज्यादा। मतलब एक्चुअल आंसर कौन होगा? बी। 2019 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछा था और दो दो कॉन्सेप्ट को रिलेट करने बोला था। ठीक, तो होप सो आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा कि कैसे रिलेट करना है और कैसे डील करना है सवाल को। टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय है? याद रखना, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिकली क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि नाम ही है ना एल्कली मेटल्स, तो उनके ऑक्साइड भी कैसे होंगे? एल्कलाइन होंगे, क्षारीय होंगे। ठीक है, या एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है। बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ऐसा टाइप का, फिर नीचे और आ जाता है। ठीक है, हमको मतलब है सबके ऑक्साइड सेम है, एक ही ग्रुप के हैं। जब लेफ्ट टॉप से बॉटम में जाता हूं ना मैं, टॉप से बॉटम, तब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, और जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा क्षारीय रहेगा, बेसिक रहेगा। मतलब आपसे पूछा गया मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक वही होगा जो सबसे ऊपर है। मतलब बेरिलियम का ऑक्साइड लिटरली इन सारे ऑक्साइड से थोड़ा सा ज्यादा अम्लीय रहेगा, क्योंकि उसका मेटेलिक कैरेक्टर इन लोगों से क्या है? थोड़ा कम है। ठीक है, होप सो आराम से रिलेट कर पाए आप इसको। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, उन्हीं पे सवाल बनना है। ये एक अच्छा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा गया सवाल में? तो इस सवाल एक्चुअल में एक एक्सेप्शन है। ग्रुप 13 के बारे में पूछा गया है कि ग्रुप 13 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, मतलब परमाणुविक त्रिज्या का बढ़ता क्रम है। तो आप सबको पता है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। टॉप से बॉटम जाने में, टॉप से बॉटम जाने में आप सबको पता है जो एटॉमिक रेडियस होता है या जो साइज होता है वो लगातार बढ़ते जाता है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था? ऑर्डर ये आना चाहिए था। और ऐसा क्या कोई ऑप्शन दिया है क्या? थैलियम, टी एल, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया क्या? तो भैया ऐसा बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर बी। पर मार मत देना ना, क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट लगता है कि जो गैलियम है ना, ठीक है, ये 3D ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग पाया जाता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3D ऑर्बिटल में पुअर शील्डेड होते हैं, इसीलिए इसका जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। तो एक्चुअल जो ऑर्डर आता है, जो एक्चुअल ऑर्डर आता है ग्रीन सिग्नल के साथ, वो कुछ ऐसा होता है। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज़्यादा होता है, बाकी जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। मतलब रियल आंसर क्या आया? सी आया, ना कि बी आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखने वाली चीज है। नीट 2018 की शोभा भी बढ़ा चुका है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अब आपके सामने। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। बोल रहे हैं द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114, मतलब 114 जिसका परमाणु क्रमांक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्मित करना है। कैसे सोचेंगे? तो ऐसे सोचेंगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट हम लोग का पाया गया है, जिसमें 114 वाला जो एलिमेंट है वो ए ब्लॉक में मत डाल देना ना। बी ए ब्लॉक में दो सीरीज, एक्टिनाइड और लेंथेनॉइड। जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो 58 से 71 है, जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो आपका 90 से लेकर 103 है। हम बात कर रहे हैं 114 पे। तो 114 पे जब बात कर रहे हैं ना, तो फिर से आप लोग ऐसा पीरियोडिक टेबल बना लीजिए। ठीक, आपको पता है लास्ट में 6 ग्रुप्स होते हैं। ये कौन सी फैमिली है? तो भैया ये सबको पता है
कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर मेरा नोबल गैस है नियॉन। ओके, ये 118 है, ये 117 है ऑक्सीजन फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली 116, नाइट्रोजन फैमिली 115 एंड कार्बन फैमिली आया 114। तो आपको क्या करना है, कार्बन फैमिली से मैच करा देना था कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के लास्ट में क्या आता है, P2, तो हो गया आंसर। सोच के ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग चलाओ भाई, हर चीज पढ़ना नहीं है। आंसर आपको दिखते रहता है 4 ऑप्शन के रूप में, बस आपको ना थोड़ा सा उसको तिगड़म लगा के सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक, मार्क्स तो भाई मार्क्स है, कौन पूछता है कैसे आए, स्कोर आए उस हिसाब से कॉलेज मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछ दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटिंग अगेंस्ट इट। मतलब निम्न में से कौन सा जो भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसका अनुकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला देख लीजिए। पहला बोल रहा है ये ऑर्डर दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या ये ओबी कर रहा है, तो आप सबको पता है कि बिल्कुल ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी तो ये बात पढ़ी थी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको नाम दिया गया था, वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, मतलब ये गलत है। ठीक है, डज नॉट ओबे बोला है, मतलब हमारे लिए तो सही है, हमारे लिए तो सही है, एक्चुअल में गलत है, क्योंकि क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, ये एक्चुअल ऑर्डर होता है। फिर बोल रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये बिल्कुल सही है, मतलब हमारे लिए तो सही नहीं है क्योंकि हमको डज नॉट बताना था। Al+3Mg+2ANA+F- इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है, ये पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस को अच्छे से डिटेल में, तब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है रेडियस उतना ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है आयोनिक रेडियस उतना कम होता है, तो ये वाला ट्रेंड भी बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो भैया ये भी गलत है, मतलब हमारे लिए सही है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, ए भी आया, डी भी आया, क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने देखा था कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो आंसर इसके सही आ गए, तो हो सकता है इस क्वेश्चन पे बोनस मार्किंग दिया गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए। पर समझने लायक अच्छा क्वेश्चन था, हमारे पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आयनिक रेडियस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, तो मैंने अभी बोला ना कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका आयनिक रेडियस उतना कम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी। ओके सॉरी, थोड़ा सवाल को वापस देखते हैं। ठीक, आयनिक रेडियस उतना कम होने वाला है, ये तो गलत होगा क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल रेडियस का ऑर्डर ऐसा आना चाहिए था, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब ये तो पहले गलत। Al+3 बोलता है Mg+2n-3 से गलत, ये भी गलत क्योंकि उल्टा ट्रेंड होना चाहिए था। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से आयनिक रेडियस घटता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से आयनिक रेडियस बढ़ता है अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए तो। ठीक है, यहाँ का ट्रेंड देखो, ये भी गलत क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 है, तो एक्चुअल ट्रेंड तो ये आना चाहिए था। ठीक, क्या ये सही है क्या, तो ये भी गलत, क्यों, क्योंकि एक्चुअल ट्रेंड ये आना चाहिए था, नेगेटिव देन न्यूट्रल देन पॉजिटिव। तो ये ऐसा ऑप्शन है जिसके चारों ही गलत थे, मतलब ये क्वेश्चन को तो पक्का नीट ओमिट किया होगा, बाहर किया होगा पहले ही फुर्सत से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर दिस, मतलब सबसे कम विद्युत ऋणी और सबसे अधिक विद्युत ऋणी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था, तो ये तो पहले ही बाहर, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होने वाला है, तो वो है आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद कौन होने वाला है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कोई बचता है ऑप्शन में तो भैया वो कार्बन, क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, तो ऐसा तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। फिर एल्यूमिनियम आएगा, और लास्ट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन आएगा, ये उल्टा ट्रेंड, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है इसलिए मैंने फ्लोरीन को इधर लिख दिया, कैल्शियम उधर, पर ट्रेंड ऐसा फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं, तुरंत तुरंत सवाल लग रहा है ना। बोल आइडेंटिफाइड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, निम्न में से गलत कथन का चयन करें।
amongst isoelectronic species smaller the positive charge on the cation smaller the ionic radius। चलिए तो समझ नहीं आया, आगे देखते हैं। amongst isoelectronic species greater the negative charge on the anion larger the ionic radius। ये तो बिल्कुल सही है भैया, ऋणांक का जितना ज्यादा आवेश बढ़ेगा आयनिक रेडियस भी उतना ज्यादा बढ़ता है, तो ये सही है, मतलब कथन सही है, हमको तो गलत कथन निकालना था, मतलब हमारे काम का नहीं है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बिल्कुल सही है, ये भी हमको गलत चुनना है तो ये भी गायब। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बोल रहा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त के अनुसार बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ये भी तो सही है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही था, ये सही था, ये सही था, तो अगर कोई गलत था तो वो था ये, और हमसे पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब यही आंसर मिल गया। ठीक है, तो कई बार मैं बोला ना आंसर सामने ही होता है, ढूंढने आना चाहिए बस। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। But which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy? विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम बताना है। तो भैया इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम, कहानी खत्म। क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ये तो खत्म हो गया था, ये पहले खत्म हो गया था। यहाँ चांस था बट ऑक्सीजन का तो फ्लोरीन से कम होता है ना, तो ये भी खत्म हो गया था। हो गया आंसर। मैंने बोला भी ना नीट इस पे दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पूछ दे रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following orders is not the accordance with the property stated against it, मतलब कौन सा दिए गए गुणधर्मों का सही अनुकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन 1 दिया है कि F2Cl2 Va2I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप एक एक्सेप्शन याद फिर से रखिएगा, अभी अभी आपने ये बात भी देखा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या थी, ज्यादा थी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात होगी ना, तो इसका ट्रेंड याद रखना, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन ब्रोमीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, और आयोडीन का तो सबसे कम होगा ही, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज में है, इसके बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत कमज़ोर है। बट रियल ट्रेंड ये है, मतलब आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट, तो यही है वो आंसर। आगे और देख लेते हैं कि F2Cl2 Br2I2 ये ऑक्सीड, ये क्या, अब अगली बार इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा ना। नीट का तो खूबसूरती है ना, रिपीट करता है, जो पूछा है उसी को घुमा के पूछ देगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिड्यूस होना। ठीक है, तो रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, तो ये फ्लोरीन जो करेगा, इसकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है। एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब वाटर में डालते ही जब H+ रिमूव हो तो आप लोग बोलेंगे उसकी अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। अब मुझे बताइए HF जो है ये तो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा ना, वो छोड़ेगा नहीं अब फ्लोरीन हाइड्रोजन को, तो वो वाटर में जाके H+ जल्दी निकाल ही नहीं पाएगा, उसकी अम्लीयता सबसे कम होगी। पर HI के केस में क्या है, आयोडीन बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड तुरंत टूटेगा, H+ निकलेगा, और ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H+ निकालता है वो अम्ल है, और जो जितना जल्दी H+ निकालता है वो उतना ज्यादा अच्छा अम्ल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये और ट्रेंड होता ही है, मतलब ऑप्शन हमारे लिए कौन सा सही नहीं था, तो ये था, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये सही निकला, ये गलत दिया था। ठीक, और हमको गलत का ही चयन करना था। फिर से पूछ दे रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2Cl2 से ज्यादा होती है। अभी तो पढ़े प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी होती है, Cl2 की, फिर Br2 की, जो बंद वियोजन ऊर्जा है Cl2 की सबसे ज्यादा होती है। नेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। ये सवाल, पिछला सवाल रिपीट करता हुआ दिखा कि नहीं दिखा, यही तो नीट है, नीट की यही तो ब्यूटी है, इसलिए तो ये सेशन करा रहा हूं मैं, क्योंकि इस साल का नीट का पेपर देखने जाओगे, अब पूरा एक एक लेक्चर जिसने बच्चे ने भी मेरा देखा होगा, आप आके बोलोगे कि सर हाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक कॉन्सेप्ट आपके सामने ला दिया हूं मैं आयनिक रेडियस पे, क्योंकि आगे आने वाले सवाल आयनिक रेडियस से रहेंगे कि भैया केटायन, न्यूट्रल और एनायन, ये आयनिक रेडियस का ट्रेंड होता है। मतलब मान लो मैंने H+ लिया, H लिया और H- लिया, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, H- का,
क्योंकि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, घर भी तो उतना बड़ा चाहिए ना, मतलब रेडियस, आयनिक रेडियस भी बढ़ते चले जाएगा। ठीक, अगर मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस है, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक वाले हमारे आने लगे, तो उसमें कहता है आयनिक रेडियस बढ़ेगा जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। सिमिलरली इसी का उल्टा, आयनिक रेडियस घटेगा जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब धनावेशों की संख्या बढ़ती है तो आयनिक त्रिज्या घटती है। मतलब कि अगर मैं बोलूं Al+3, Mg+2 और Na+, मैं पूछ रहा हूं इसमें आयनिक त्रिज्या का क्रम बताइए, तो सीधी सी बात है कि सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए तो धनावेशों की संख्या बढ़ने से घटी थी, आयनिक त्रिज्या घटी थी। तो रियल ट्रेंड क्या हो जाएगा भाई, इसका सबसे बड़ा आएगा यहां पर हमारे लिए सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम +2 और Al+3 सबसे छोटा होगा। आया समझ में? सिमिलरली अगर मैं ऐसा आपसे पूछ देता C-4 N-3 O-2 F-1, अब मैं बोल रहा हूं आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर आएगा, तो भैया यहां भी क्लियर हो रही है बातें कि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि भैया जब जब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तब आयनिक रेडियस बढ़ेगा, मतलब C-4 सबसे बड़ा आया और F-1 सबसे छोटा आया, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे कम है। तो होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब भड़ाभड़ क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे उड़ते जाएगा। चलिए आ जाइए काम में। क्वेश्चन दे दिया है आपको, डिफरेंट स्पीसीज दिया है, बोल रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब में, ऑर्डर ऑफ रेडियाई इंक्रीजेस, आयनिक त्रिज्या का क्रम बताना है। तो भैया सबसे छोटा कौन होगा, तो ये बात ही क्लियर हो गया कि Ca+2 सबसे छोटा होगा। सब में 18-18 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना छोटा। क्या ऐसा कोई ट्रेंड है हमारे पास? बिल्कुल है। हो गया आंसर। ठीक, ऐसे ही ऐसे अब क्वेश्चन आते जाएंगे, देखते जाइए आयनिक रेडियस से रिलेटेड, फटाफट बनना चाहिए। और आयनिक रेडियस का क्वेश्चन पूछता है ना नीट, देखो कितना पूछा है। अब बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस। वे डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस पूछ रहा है, कौन सा ट्रेंड सही होगा? इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ये तो अभी तक सही गया, पर आप देखो S-2 है और Cl-, S-2 का साइज बड़ा आएगा ना, S-2 का साइज बड़ा आएगा, तो ये है फाइनल आंसर। ठीक, होप सो सबको समझ में आ गया, क्योंकि सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। नेक्स्ट बोल रहे हैं फिर से कितना आसान सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो सीधी सी बात है, माइनस वाला सबसे ज्यादा, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव वाला। अभी अभी हाइड्रोजन के लिए ऐसा ही तो देखे थे हम लोग। चलिए अगला सवाल कंटिन्यू बनते जा रहा है ना। बोल रहे हैं इसमें लार्जेस्ट साइज किसका है? यही क्वेश्चन अभी नीट पूछा और फिर चेंज करके यही क्वेश्चन पूछ दिया। नीट रिपीट करता है ना, दिख रहा है सबको, सेम यही ऑप्शन था, बस क्वेश्चन को कैसे दूसरे फॉर्म में मॉडिफाइड कर दिया। लार्जेस्ट रेडियस किसका? जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, S-2, कहानी खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज। क्या कर रहा है नीट, देख रहे हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रिपीटेशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज बच्चों किसका होगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो Al+3 सबसे छोटा होगा। फिर ऐसा घुमा के दे दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो भैया इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10 और 14 में से 4 गए 10। सबको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया। सबसे छोटा कौन पूछ रहा है? साइज का, आयनिक साइज का आपको ऑर्डर बताना है। तो एक बात तो क्लियर है, जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, आयनिक रेडियस उतना कम, मतलब Si+4 मिनिमम होगा। Si+4 मिनिमम होगा, मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद Al+3 होगा, फिर Mg+2। अच्छा ये देखो, ये ट्रेंड कैसे चेंज किया है, कंफ्यूज कर दिया है। तो रियल आंसर क्या है प्यारे बच्चों का? सी आया। ये भी गलत हो गया ना, Mg+2 को Na+ से बड़ा बना दिया। इतनी छोटी सी मिस्टेक है, अगर ये एग्जाम में ध्यान से नहीं देखोगे ना, कुछ का कुछ मार के आ जाओगे, सीधे 5 नंबर डूब जाएंगे, बहुत लॉस होगा। ठीक है, जिंदगी भर याद रहेगा ये पेन। बोल रहा है इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ निम्न में से किस व्यवहार में, सॉरी, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट,
मतलब जब आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो धात्विक गुणधर्म पे क्या असर पड़ता है। तो एक बात समझिए, जो मेटेलिक नेचर है ना, लेफ्ट से राइट जाने में घट रहा था, टॉप से बॉटम आने में बढ़ रहा था, बट लेफ्ट से राइट जाने में तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यू बढ़ते जाता है ना। तो मेटेलिक नेचर के बारे में अगर बात करेंगे तो भैया समझिए एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में गया मेटेलिक नेचर और धीरे धीरे बढ़ते गया, पर जब पी में गया तब घटा, फिर डी में आया फिर बढ़ा। मतलब एक बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डिक्रीजेस इन पीरियड एंड इंक्रीजेस इन ग्रुप, बिल्कुल सही। जो धात्विक गुणधर्म है लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, घटता है, मतलब आवर्त में घटेगा और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। हो गया ये प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने पहले ही पूरा इसका थ्योरी करा दिया है। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम तो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगा, और एटॉमिक रेडियस ना डी ब्लॉक के एलिमेंट में वर्सेटाइल हो जाता है। उनके रेडियस ना पहले बढ़ते हैं, फिर एक रेंज में कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर घटते ही हैं थोड़े से और फिर बढ़ जाते हैं, बहुत झोल है। इसलिए वॉल्यूम के बारे में याद रखना, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। इसका रियल आंसर क्या आएगा, पहले घटेंगे फिर बढ़ेंगे भी। 1993 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के सामने फिर से दे दिया गया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा ना नीट इसको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सारे के सारे हेलोजन फैमिली हैं। क्या ऑर्डर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रिस्पेक्टिवली। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनन विभव। तो एक बात तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये डाटा पे ध्यान दे के कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अभी भी देखा था कि बेरिलियम में 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता था और यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता था। तो आप समझते थे कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आता था फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल के कारण। मतलब कि बेरिलियम वाली वैल्यू पहले है, बोरॉन की बाद में है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ऐसा ट्रिक लगा के भी आंसर लेकर आना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ऊर्जा आपको बतानी है यदि Na+ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब ध्यान से समझना, आयनन ऊर्जा का मान दिया हुआ है भाई, आयनन ऊर्जा का मान दिया हुआ है कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पूछा है। तो इतना तो आप सबको पता है कि आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ऊर्जा। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के एंटी हैं, पर हैं तो दोनों के दोनों सेम, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, पर एक दूसरे के एंटी होने के कारण सिंबल बदल जाएगा। तो बिल्कुल हमको आंसर मिल चुका है इसका भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और कैसे आप उसको डील कर रहे हैं। अच्छा, ये आज कंप्लीट हो गया ये पूरा स्लाइड, जिसमें मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा चुके हैं लगभग हमने उसको कंप्लीट किया। और होप सो ये पूरी बात, ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमने ऑक्साइड के नेचर पे ध्यान दिया, आयनिक रेडियस पे ध्यान दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे कैसे सवाल बन रहे हैं, और नीट हमेशा इन्हीं 3-4 टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होप सो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे ट्रिक सही से समझ में आए। वीडियो अगर इफेक्टिव रह रहा है तो भैया दूसरे बच्चों को भी जरूर बताइए, और लाइक शेयर भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, कैसा रहा आपका आज का ये सेशन जरूर बताइएगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खुद का खूब ख्याल रखो। हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।